दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी डाकू महाराज को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम वैष्णवी नाम की एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। वैष्णवी अपनी कार में बैठकर कहीं जा रही होती है। तभी उसकी कार के सामने एक खरगोश आ जाता है, जिसे देखकर वैष्णवी ड्राइवर को जल्दी से कार रोकने को कहती है। फिर कार रुकने के बाद वैष्णवी उस खरगोश को पकड़ने की कोशिश करती है। साथ ही वैष्णवी का कुत्ता भी उस खरगोश के पीछे पीछे जाने लगता है। तब वैष्णवी का डॉग उसका पीछा करते हुए एक मनोहर नाम के गुंडे के गोडाउन में घुस जाता है और वो डॉग मनोहर पर वहाँ भौंके जा रहा था। तब थोड़े टाइम बाद वैष्णवी भी उस गोडाउन के पास आ जाती है। यहाँ मनोहर को बार बार उस कुत्ते के भौंकने पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे गोली से उड़ा देता है। तब वैष्णवी अपने डॉग को मरा हुआ देखकर काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि वैष्णवी का उससे काफी ज्यादा लगाव था। तब ड्राइवर वैष्णवी को जल्दी से अपने घर पर लेकर आता है। घर पर हम वैष्णवी के नाना जी को देखते हैं। उनका नाम कृष्णमूर्ति था। जब कृष्णमूर्ति को ये बात पता चलती है तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो सभी से कहते कि मनोहर की हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को रुलाने की। वैसे भी मनोहर ने पूरे शहर में अपना आतंक फैला रखा है, इसलिए मुझे उसके खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। इतना कहने के बाद वो मनोहर के खिलाफ कंप्लेन करने जा रहे होते हैं, लेकिन सब घर वाले उन्हें रोक रहे थे। इसके बावजूद वो मनोहर के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं। जिसके बाद हम मनोहर के बड़े भाई त्रिमूर्ति को देखते हैं और त्रिमूर्ति उस शहर का एमएलए था। इसी वजह से हर कोई उससे डरता था। खैर अब त्रिमूर्ति अपने घर में कुछ काम कर रहा होता है। तब कुछ पुलिस वाले त्रिमूर्ति को आकर बताते हैं कि तुम्हारे भाई के खिलाफ कृष्णमूर्ति ने कंप्लेन की है। इसी वजह से पुलिस वाले हर जगह तुम्हारे भाई को ढूंढ रहे हैं। इस पे त्रिमूर्ति उन्हें कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं खुद जाकर कृष्णमूर्ति से बात कर लूंगा। फिर अगले दिन त्रिमूर्ति कृष्णमूर्ति से जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में सब कुछ पता है। तुम्हें अपने परिवार को बचाना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम मेरे भाई के खिलाफ की कंप्लेन को वापस ले लो। पर कृष्णमूर्ति उसे कहता है कि मैं तुम जैसे गुंडों से डरने वाला नहीं हूँ और मैं कभी अपनी कंप्लेन वापस नहीं लूंगा। ये सुनने के बाद त्रिमूर्ति गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर जब कृष्णमूर्ति अपनी पोती के साथ कार में कहीं जा रहा होता है, इतने में त्रिमूर्ति के गुंडे कृष्णमूर्ति की कार पर हमला कर देते हैं। उन्हें देखकर कृष्णमूर्ति और वैष्णवी काफी घबरा जाते हैं। फिर वो गुंडों से आखिरी वार्निंग देते हैं कि कल तक कंप्लेन तुमने वापस नहीं ली तो तुम्हारे परिवार में कोई जिंदा नहीं बचेगा। जो सुनकर कृष्णमूर्ति काफी सोच में पड़ जाते हैं। फिर रात के समय कमिश्नर कृष्णमूर्ति से आकर कहते हैं कि त्रिमूर्ति कभी भी तुम्हारे परिवार पर हमला कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर के बाहर पुलिस प्रोटेक्शन लगा रहा हूँ। यहाँ कृष्णमूर्ति भी त्रिमूर्ति के बारे में सोचकर काफी टेंशन में आ गया था। उसी समय हम उनके नौकर गोविंद को देखते हैं। गोविंद अपने मालिक को इतना टेंशन में देखकर काफी परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ को कॉल करके कहता है कि वैष्णवी की जान को खतरा है और हमें महाराज को बुलाना ही पड़ेगा। यहाँ गोविंद को पूरा भरोसा था कि महाराज कृष्णमूर्ति के परिवार को जरूर बचा लेगा। अब ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। तभी हम महाराज को देखते हैं और पुलिस वाले महाराज को जेल में लेकर जा रहे थे, पर रास्ते में महाराज के आदमी पुलिस वालों के ऊपर हमला कर देते हैं और वो महाराज को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। असल में महाराज एक डाकू था और उसके साथ पूरी गैंग थी। अब सुबह के समय गोविंद महाराज को अपने साथ लेकर कृष्णमूर्ति के पास आता है। यहाँ महाराज कृष्णमूर्ति से कहता है कि मुझे आपके घर में ड्राइवर की नौकरी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है। इस पे कृष्णमूर्ति उसे कहता है कि पहले वैष्णवी को तुम पसंद आने चाहिए, उसी के बाद मैं तुम्हें काम पर रख पाऊंगा। फिर हम वैष्णवी को देखते हैं जो महाराज के साथ कार में बैठ जाती है। तब महाराज भी काफी अच्छे से ड्राइविंग करता है और वैष्णवी को महाराज काफी पसंद आता है। जिसके बाद महाराज को वह ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। फिर हम एक रेस्टोरेंट में स्टेफन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक गुंडे को पकड़ने के लिए रेस्टोरेंट में बैठा होता है। पर जब वो गुंडा स्टेफन से बचकर भागने की कोशिश करता है तो स्टेफन उसे गोली मार देता है। फिर स्टेफन के पास कमिश्नर का कॉल आता है जो उससे कहते हैं कि तुम्हारा अगला टारगेट कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, तुम्हें डाकू महाराज को जाकर पकड़ना है, क्योंकि महाराज पुलिस कस्टडी से बचकर भाग चुका है। तब स्टेफन भी डाकू को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रात में हम मनोहर को देखते हैं जो अपने भाई से कॉल पर कहता है कि मैं कब तक ऐसे छुपकर बैठा रहूंगा और आप अभी तक कृष्णमूर्ति का कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पाए। इस पे वो मनोहर से कहता है कि तुम टेंशन मत लो,
मैं जल्द ही बात करता हूँ। फिर मनोहर टॉयलेट करने के लिए बाहर जाता है। उसी समय महाराज अपनी कार लेकर मनोहर के सामने आ जाता है। अब अंधेरा ज्यादा होने की वजह से मनोहर महाराज को अच्छे से देख नहीं पाता। तब महाराज मनोहर से कहता है कि इस बार तुमने गलत परिवार से पंगा लिया है। इतना कहने के बाद महाराज मनोहर को कार में बांधकर पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और पुलिस वाले मनोहर को जेल में डाल देते हैं। दूसरी तरफ त्रिमूर्ति भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर किसने मेरे भाई को जेल में डाला है। फिर हम स्टेफन को देखते हैं जो महाराज के बारे में सारी जानकारी निकालने में लगा था। तब स्टेफन को पता चलता है कि शारदा नाम की एक औरत महाराज से मिलने जेल में आती थी, तो वो अपने ऑफिसर को शारदा का पता लगाने को कहता है। साथ ही स्टेफन बाकी कैदियों से भी महाराज के बारे में पूछने लगता है। तब कैदी उसे बताते कि महाराज खुद के लिए जेल से नहीं भागा होगा, वो जरूर किसी दूसरे इंसान की मदद के लिए भागा है, क्योंकि कुछ समय पहले जेल के सभी कैदियों ने जेल की दीवार तोड़कर भागने की कोशिश की थी, लेकिन महाराज ने उन्हें जेल से भागने ही नहीं दिया था। ये सब सुनकर स्टेफन हैरान हो जाता है। यहाँ महाराज हर दिन वैष्णवी को स्कूल छोड़ने जाता था और ये दोनों साथ में खूब एंजॉय करते थे। अब हम त्रिमूर्ति को देखते हैं जिसके दिमाग में कृष्णमूर्ति से बदला लेने का एक अच्छा सा प्लान आता है। असल में अगले दिन कृष्णमूर्ति के स्कूल में बच्चों का एनुअल फंक्शन था। साथ ही कृष्णमूर्ति बच्चों के लिए खाना भी बनाने वाला था, इसलिए त्रिमूर्ति अपने गुंडों से कहता है कि तुम लोग स्कूल के खाने में जाकर जहर मिला देना, इससे सभी बच्चे मारे जाएंगे और पूरा इल्जाम कृष्णमूर्ति के सर पर आएगा। तब त्रिमूर्ति के कहने पर गुंडे स्कूल के खाने में जहर मिलाने जाते हैं, पर जब तक वो खाने में जहर मिला पाते उससे पहले वहाँ महाराज आ जाता है, जो उन गुंडों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। फिर त्रिमूर्ति अपने गुंडों की ऐसी हालत देखकर कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर उन सभी को इतनी बुरी तरह से किसने मारा है। तभी त्रिमूर्ति को महाराज का कॉल आता है जो उसे कहता है कि इस बार मैंने सिर्फ तुम्हारे गुंडों को मारा है, लेकिन अगली बार तुम्हारी बारी होगी। जो सुनकर त्रिमूर्ति काफी डर जाता है। इसके बाद हम स्टेफन को देखते हैं जो इंद्र नाम के एक मिनिस्टर के पास आता है। असल में मिनिस्टर की भी महाराज से दुश्मनी थी। महाराज की वजह से इंद्र की पोस्ट उसके हाथों से चली गई थी। वहाँ इंद्र उसे बताता है कि महाराज की गैंग में 4 लोग हैं और महाराज का सबसे ईमानदार आदमी गोविंद है। ये वही गोविंद है जो कृष्णमूर्ति के यहाँ काम करता था। तब इंद्र स्टेफन को गोविंद की माँ का एड्रेस भी देता है। यहाँ जब त्रिमूर्ति अपने भाई के साथ जेल में बैठकर बात कर रहा होता है, इतने में उसे बबलू ठाकुर का कॉल आता है। बबलू उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से पुलिस ने हमारी कंपनी को बंद करके रखा है। अगर तुमने पुलिस से बचकर माल मेरे पास नहीं पहुँचाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब हमें पता चलता है कि त्रिमूर्ति भी बबलू के लिए काम करता था और त्रिमूर्ति अपनी कंपनी में चाय पत्ती की आड़ में कोकेन के पौधे उगाया करता था। फिर हम महाराज को देखते हैं। महाराज वैष्णवी और सीमा के साथ मार्केट घूमने आया था, लेकिन तभी कुछ गुंडे आकर वैष्णवी को अपने साथ उठाकर ले जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर महाराज और सीमा भी उन गुंडों का पीछा करते हैं। तब वो गुंडे एकदम से वैष्णवी को चलती कार से नीचे फेंक देते हैं, मगर जमीन पर गिरने से पहले ही महाराज वैष्णवी को बचा लेता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी गुंडों को मार डालता है। इसके बाद महाराज जब जाने लगता है तभी उसकी कार खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें रात के समय जंगल में ही रुकना पड़ता है। जिसके बाद वैष्णवी देखती है कि महाराज के हाथ से खून निकल रहा है। ये देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है और जल्दी से उसके हाथ पर पट्टी बांधती है। यहाँ महाराज भी वैष्णवी को अपनी बेटी की तरह मानता था और वो वैष्णवी से वादा करता है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और कोई चाहकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसके बाद जब त्रिमूर्ति अपनी कंपनी में जाता है तभी उसे कंपनी में महाराज दिखता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। महाराज त्रिमूर्ति से कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को जेल में डालने वाला हूँ और आज के बाद तुमने कृष्णमूर्ति के परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद महाराज वैष्णवी को सुरक्षित कृष्णमूर्ति के पास लेकर आता है और जब कृष्णमूर्ति को ये बात पता चलती है कि महाराज ने गुंडों से वैष्णवी को कैसे बचाया था, तब कृष्णमूर्ति महाराज के पैर छूकर उसे शुक्रिया कहते हैं। लेकिन इतने में महाराज के पास स्टेफन आता है और वो महाराज से कहता है कि मैंने आखिरकार तुम्हारा पता लगा ही लिया, अब तुम्हें मेरे साथ जेल चलना पड़ेगा, वरना मैं कृष्णमूर्ति के पूरे परिवार को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। इस पे महाराज न चाहते हुए भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, पर वैष्णवी महाराज को जाते हुए देखकर काफी दुखी थी। फिर महाराज के जाने के बाद कृष्णमूर्ति के घर पर बबलू आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से पुलिस ने त्रिमूर्ति की कंपनी को लॉक कर दिया है और मैं चाहकर भी अपना कोकेन नहीं निकाल पा रहा, इसलिए तुम अपना केस वापस ले लो। मगर इस बार भी कृष्णमूर्ति उसकी बात नहीं मानता। फिर रात के समय स्टेफन कृष्णमूर्ति को मारने का प्लान बनाता है। असल
में स्टेफन का प्लान था कि वो पहले कृष्णमूर्ति के परिवार को मारेगा और फिर वो कंपनी में से कोकेन चुरा लेगा। तभी स्टेफन के पास त्रिमूर्ति भागते हुए आता है। वो उसे कहता है कि अगर कृष्णमूर्ति को मारने के बाद मेरी कंपनी में जबरदस्ती कोकेन लेकर जाओगे तो पुलिस सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल देगी, साथ ही मुझे एमएलए की पोस्ट से भी निकाल दिया जाएगा। इसी वजह से त्रिमूर्ति स्टेफन को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टेफन त्रिमूर्ति को ही चाकू मार देता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर स्टेफन के सारे गुंडे कृष्णमूर्ति के घर में घुसकर सभी पर हमला कर देते हैं और घर में सीमा और गोविंद उन गुंडों से लड़ रहे थे। उसी समय गुंडों की नजर वैष्णवी पर जाती है तो वो गुंडे वैष्णवी को मारने ही वाले होते हैं, पर इतने में वहाँ महाराज आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि महाराज के लोगों ने कमिश्नर को किडनैप कर लिया था, इसी वजह से स्टेफन को महाराज को छोड़ना पड़ा। यहाँ महाराज को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और महाराज उन सभी गुंडों को चुन चुन कर मार डालता है। फिर गुंडों को मारने के बाद महाराज बबलू को मारने जाता है। तभी बबलू को उसके चाचा बलवंत ठाकुर का कॉल आता है, जिनसे बबलू कहता है कि महाराज मुझे मारने वाला है। लेकिन जब तक बबलू अपनी जान बचाकर भाग पाता, उससे पहले महाराज उसे मार डालता है। हालांकि इस लड़ाई में महाराज की हालत काफी खराब हो गई थी, जिसके बाद सभी लोग जल्दी से महाराज को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में कृष्णमूर्ति गोविंद से पूछता है कि आखिर महाराज है कौन और वो हमारी जान बचाने के लिए गुंडों से अकेला लड़ क्यों रहा था। इस पे गोविंद उसे पूरी कहानी सुनाने लगता है कि कई साल पहले की बात है, हमारे गांव में सभी लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते थे। सभी लोगों को पानी पीने के लिए ठाकुरों के पास काम करना पड़ता था और उन तीनों ठाकुरों का नाम था पृथ्वीराज, यशवंत और बलवंत। वो तीनों अपने खदान में सभी गाँव वालों से जबरदस्ती काम कराते थे और अगर कोई भी गाँव वाला उनके खिलाफ आवाज उठाता था तो बलवंत उस आदमी को जान से मार डालता था। फिर एक दिन गांव में एक इंजीनियर आता है, उसका नाम महाराज था। गांव वाले महाराज के पास अपनी आस लेकर जाते हैं तो महाराज भी गांव वालों के दुख को समझकर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये सब मिलकर गांव में एक डैम बनाने की तैयारी करते हैं, लेकिन डैम बनाने के लिए उन्हें कलेक्टर की इजाजत चाहिए थी। इसलिए महाराज कलेक्टर नंदिनी के पास जाकर उन्हें गाँव वालों की तकलीफ बताता है तो नंदिनी महाराज की मदद करने का वादा करती है। फिर अगले दिन महाराज ठाकुरों से मिलने उनके घर पर जाता है। घर पर बलवंत महाराज से कहता है कि तुम डैम बनाने का ख्वाब छोड़ दो, जिसके बदले में मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा। लेकिन महाराज बलवंत के सामने नहीं झुकता। वो उसे कहता है कि अगर एक बार कलेक्टर ने डैम बनाने की इजाजत दे दी तो मुझे डैम बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तब महाराज के इतना कहते उसके सामने नंदिनी आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि नंदिनी बलवंत की बीवी थी, जो चाहकर भी बलवंत के खिलाफ नहीं जा सकती। तब महाराज अपने डैम की अर्जी लेकर मिनिस्टर इंदर के पास आता है, मगर महाराज को ये बात नहीं पता थी कि इंदर भी बलवंत के लिए काम करता है। तब इंदर बलवंत को सारी बात बता देता है। फिर रात के समय बलवंत के आदमी गांव के काफी सारे लोगों पर हमला करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं और जब ये बात महाराज को पता चलती है तो महाराज जल्दी से गांव वालों के पास आता है। उसी समय बलवंत के आदमी महाराज पर भी हमला कर देते हैं, पर महाराज उन सभी गुंडों को बहुत मारता है। साथ ही वो गुस्से में यशवंत ठाकुर को भी मार डालता है। जिसके बाद बलवंत और पृथ्वीराज पागल शिकारी की तरह महाराज को ढूंढने लगते हैं। तब आखिर में पृथ्वीराज सभी गांव वालों को पकड़कर मार रहा होता है, क्योंकि महाराज उसके हाथ नहीं आ रहा था। तभी उसके पास महाराज की पत्नी आती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो ये जगह छोड़कर चले जाओ। इस पे पृथ्वीराज उसे भी मारने वाला होता है, लेकिन तब तक महाराज पृथ्वीराज पर हमला कर देता है और उसे भी दौड़ा दौड़ा कर मार देता है। उसी दिन के बाद पूरे गांव में डाकू महाराज का नाम फैल जाता है और पुलिस वाले भी डाकू महाराज को हर जगह ढूंढने लगते हैं। तब महाराज गांव के बाकी लोगों को भी लड़ना सिखाता है, जिसके बाद काफी सारी औरतें भी महाराज के गैंग में शामिल हो जाती हैं। फिर मिनिस्टर भी बलवंत से कहता है कि तुम महाराज से थोड़ा बचकर रहना, पर बलवंत तो महाराज को मारने के लिए उतावला हो रखा था, जो उसे हर जगह ढूंढे जा रहा था। फिर एक दिन महाराज की पत्नी मंदिर में पूजा करने आती है, साथ ही नंदिनी भी मंदिर में आई थी। इतने में बलवंत के गुंडे महाराज की पत्नी को पकड़ने के लिए मंदिर में आते हैं। तब नंदिनी महाराज की पत्नी को उन गुंडों की नजरों से बचाती है। फिर अकेले में नंदिनी उसे बताती है कि मैंने ही गवर्नमेंट को कहकर महाराज का ट्रांसफर इस गांव में कराया था, क्योंकि मैं जानती थी कि सिर्फ महाराज ही मेरे पति के हाथों से गांव वालों को बचा सकता है। दूसरी तरफ हम इंदर को देखते हैं, जो महाराज से बचने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन में बैठा था, पर उसी समय महाराज अपने आदमियों के साथ इंदर पर हमला कर देता है। फिर जैसे महाराज उसे मारने वाला होता है, तब इंदर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, बस तुम मुझे जिंदा छोड़ दो। इस पे महाराज उसे अपनी सारी गलती पुलिस के सामने मानने
करने को कहता है। इंदर भी सभी लोगों के सामने कहता है कि मैं और बलवंत मिलकर स्मगलिंग का काम करते हैं और मैं गांव में डैम बनाने की इजाजत दे रहा हूं। तब इंदर की बातें सुनने के बाद गवर्नमेंट इंदर को मिनिस्टर की पोस्ट से हटा देती है। फिर हम बलवंत को देखते हैं। बलवंत समझ गया था कि नंदिनी महाराज का साथ दे रही है, इसलिए वो महाराज को कॉल करके कहता है कि अगर तुम्हें नंदिनी जिंदा चाहिए तो तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। ये सुनते ही महाराज जल्दी से बलवंत के पास जाने लगता है। यहाँ नंदिनी बलवंत से कहती है कि मैंने अपने पापा की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की थी, पर अब मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। इस पे बलवंत भी नंदिनी को मारने लगता है, जिससे नंदिनी की हालत काफी खराब हो जाती है। पर उसी समय महाराज नंदिनी को बचाने के लिए आता है और वो बलवंत और उसके गुंडों को अकेले ही मारने लगता है। तभी सारे गांव वाले भी बलवंत पर हमला कर देते हैं। इससे डर के मारे बलवंत वहां से भाग जाता है, जिसके बाद नंदिनी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में नंदिनी मरने से पहले महाराज से कहती है कि मेरे बाद मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या आप मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे। तब महाराज जिंदगी भर वैष्णवी का ध्यान रखने की कसम खाता है। यहीं हमें एक और बात पता चलती है कि नंदिनी किसी और की बेटी नहीं बल्कि कृष्णमूर्ति की बेटी थी। अब मूवी प्रेजेंट में आती है और कृष्णमूर्ति ये सब सुनकर काफी रोने लगते हैं और उन्हें अपनी बेटी की याद सता रही थी। तभी बलवंत और उसके आदमी हॉस्पिटल में आकर सभी लोगों को मारने लगते हैं। फिर बलवंत अपनी बेटी को मारने जा ही रहा होता है, लेकिन उसी समय महाराज खड़ा हो जाता है, जिसकी हालत अभी भी खराब थी। फिर महाराज घायल हालत में ही बलवंत से लड़ता है और इनके बीच काफी खतरनाक फाइट होती है, जिसमें महाराज आखिर में बलवंत को जान से मार डालता है। इसी तरह से महाराज ने एक एक करके सारे दुश्मनों को मार डाला था। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।